सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2, जिसमें पार्ट पढ़ रहे थे उसका 2B जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में अभी तक हम लोगों ने देखा था युग्लिना के टाइप का जीव, उस प्रभाग का हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आगे के वीडियो में देखते हैं हम लोग अपंक कवक या स्लाइम मोल्ड। अपंक कवक या स्लाइम मोल्ड क्या होता है ये देखते हैं। ये हरित लवक विहीन परपोषी प्रोटिस्ट होते हैं। हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अब्सेंट होता है और परपोषी होता है, मतलब दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति रहित होता है। इसका जो कोशिका होता है ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है इसमें। ये उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टस होते हैं। उपभोक्ता अपघटक का मतलब होता है कंज्यूमर डिकम्पोजिशन प्रोटिस्टिस्ट, है ना। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता जो होता है वो अपने में डिकम्पोज हो जाता है। उपभोक्ता मतलब जो ग्रहण करता है, खाने वाला जो प्रोटिस्टस होते हैं वो क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, मतलब धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड और दूसरा है कोशिकीय या स्यूडो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपंक कवक जो छोटे छोटे कणों, जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों एवं कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अपंक कवक जो होते हैं वो किस किस चीज़ को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को, कार्बनिक पदार्थों को और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और छोटे छोटे जो कण होते हैं जीवाणुओं के उसको भोजन ग्रहण के समय उसके ऊपर फैलकर उसे अंतर्ग्रहित कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, वो उसके ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर ही फैल जाते हैं पूरा और उसके बाद उसको निगल लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके शरीर के चारों ओर अपंक स्लाइम का एक आवरण पाया जाता है, जो ये स्वयं नग्न होने के कारण चिपचिपे ढेर के रूप में दिखाई देते हैं। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, अपंक कवक या स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। ये हरित लवक विहीन होते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि हरित लवक नहीं पाया जाता है। और क्या होते हैं, इसमें परपोषी प्रोटिस्टस होते हैं जो कि कोशिका भित्ति रहित होते हैं। अवकोशी अपंक कवक या मिक्सोमाइसिटिस जो होते हैं वो क्या होते हैं देखते हैं। फाइशेरम स्टिमोनाइटिस फ्लूलोगो आदि जो होते हैं वो अवकोशिकीय अपंक कवक के उदाहरण हैं। ऐसे अपंक कवक या फिर स्लाइम मोल्ड जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है, भित्ति विहीन जीव द्रव्य का पिंड होता है। भित्ति विहीन होता है मतलब जीव द्रव्य जो होते हैं उसके चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, वो भित्ति विहीन होते हैं, लेकिन एक पिंड के रूप में, एक गोले के रूप में विद्यमान होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। बहुत जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक केंद्रक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये सड़े गले पत्तियों और लकड़ी के गट्ठों पर बहते फिसलते हुए चलते हैं। इनका जो प्रचलन होता है वो कैसे होता है, लकड़ी का जो गड्ढा होता है, मतलब बहुत सारे लकड़ी एक साथ रखा रहता है, या फिर सड़े गले जो पत्तियां होती है उसमें ये फिसल कर चलते हैं। इस दौरान ये भोजन के ऊपर क्या कर लेते हैं, जहाँ पे इसको अपना भोजन दिखाई देता है, जैसे कि क्या, कार्बनिक पदार्थ, है ना, और सड़े गले जो पौधे होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, कण जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर फैल जाते हैं और फैलने के बाद उसको निगल लेते हैं। ये द्विगुणित प्रकृति के होते हैं, डिप्लॉइड प्रकृति युक्त होते हैं, कायिक शरीर वाले होते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड बीजाणु से आरंभ होता है। अगुणित बीजाणुओं से इसका जीवन चक्र आरंभ होता है। अंकुरण के पश्चात प्रत्येक बीजाणु जो होते हैं वो 1 से 4 फ्लैजिला युक्त चल कोशिकाएं या फ्लैजिला विहीन मिक्स अमीबी पैदा करता है। ये क्या होता है, आगे चलकर जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरण करने के पश्चात या क्या करते हैं, पहला चीज या तो 4 फ्लैजिला वाले जीवाणु उत्पन्न करेंगे, या चल कोशिकाएं या फ्लैजिला उत्पन्न करते हैं, या फिर फ्लैजिला विहीन, है ना, मिक्स अमीबी पैदा करते हैं। ये मिक्स अमीबी जो होता है वो युग्मकों की तरह कार्य करता है एवं जोड़े में संलयित होकर युग्मनजों का मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जो फ्लैजिला विहीन कोशिकाएं होती है, जो फ्लैजिला विहीन मिक्स अमीबी जो पैदा होता है वो क्या करता है, गैमिट की जैसे कार्य करता है, और गैमिट का कार्य जो होता है वो संलयित होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो 2 अगुणित जो होते हैं मिक्स अमीबी वो क्या करते हैं, गैमिट के रूप में, जोड़े के रूप में होते हैं और क्या करते हैं,
संलयित हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द्विगुणित युग्मनज जो होते हैं वो नग्न रहते हैं तथा लगातार माइटोटिक विभाजन करते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, नग्न प्लाज्मोडियम में परिणत हो जाते हैं। जो इनकी डिप्लॉइड कोशिकाएं होती है, डिप्लॉइड जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, माइटोसिस विभाजन करता है। माइटोसिस विभाजन के पश्चात क्या करता है, ये नग्न प्लाज्मोडियम के परिणत हो जाता है। जब प्रतिकूल अवस्था आता है, मतलब जब उनके ऊपर विपरीत अवस्थाएं आती है, उनके लाइफ में सर्वाइव करने के लिए उनको जब दिक्कत आती है, तब क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है विकसित होकर क्या कर लेता है, बीजाणुधानी का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है वो किस लिए निर्मित हुआ रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर बीजाणुधानी का निर्माण करेगा, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु निर्माण के समय में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड कोशिका होता है वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, मतलब हैप्लॉइड में आ जाता है। इस तरह ये अगुणित बीजाणुओं की उत्पत्ति करता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, डिप्लॉइड अवस्था से हैप्लॉइड अवस्था में चेंजेस हो जाते हैं, मतलब द्विगुणित अवस्था से जो बीजाणु होते हैं वो अगुणित अवस्था में हो जाते हैं और बीजाणु का निर्माण होता है। परिपक्व बीजाणुओं के चारों तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति विकसित हो जाती है। परिपक्व जो बीजाणु होते हैं, मतलब जो बीज जो होता है वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है जो बीजाणु में, उसको क्या होते हैं, कोशिका भित्ति विकसित हो जाती है। यह बीजाणु पुनः चल कोशिका या मिक्स अमीबी बनाता है। इसके बाद जो बीजाणु होता है वो क्या बनाता है, फिर से नई कोशिका बनाता है, या तो वो फ्लैजिला युक्त कोशिकाएं होंगी और या फिर वो मिक्स अमीबी होंगे जिसमें फ्लैजिला विहीन होती हैं। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे जो इसका जो जीवन चक्र है वो क्या होता है, मियोसिस विभाजन करके क्या कर लेता है, स्पोर का निर्माण कर लेता है। हैप्लॉइड स्पोर का, है ना। हैप्लॉइड से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने से क्या होता है, 2 प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है। एक होता है 4 फ्लैजिला युक्त क्या बनता है आपका, 4 फ्लैजिला युक्त चल कोशिकाएं बनता है, और एक बनता है मिक्स अमीबी बनता है। मिक्स अमीबी क्या होता है, फ्लैजिला विहीन होता है। उसके पश्चात क्या करता है, ये जो मिक्स अमीबी होता है ये किसके जैसे कार्य करता है, तो ये गैमेट्स के जैसे कार्य करता है। तो इसमें जो बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है उसमें से दो जोड़ी के रूप में आकर संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर क्या कर लेते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, जब बीजाणुधानी, अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें अगुणित विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है, ये हैप्लॉइड कोशिका, ये दोनों जुड़कर क्या हो गया, डिप्लॉइड कोशिका हो गए, और डिप्लॉइड कोशिका के पश्चात क्या हो गया, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्विगुणित कोशिका के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है, इसमें जो बीजाणु का निर्माण होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड कोशिका का होता है। और ये जो हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं ये फिर से फ्लैजिला युक्त चल कोशिकाएं बनाती हैं या फिर फ्लैजिला विहीन मिक्स अमीबी बनाती हैं। अब देखते हैं कोशिकीय अवपंक कवक या एक्रोसियोमाइसिटीज। इसके उदाहरण के रूप में प्रोटिस्टा जगत से क्या लेते हैं, प्रोटोस्टीलियम लेते हैं या फिर डिक्टियोस्टीलियम आदि का वंश प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से वंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो देखेंगे प्रोटोस्टीलियम और डिक्टियोस्टीलियम आदि वंश। इस प्रकार के जो स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, अमीबा जो होता है, अमीबा की तरह की जो कोशिकाएं होती है वो अनेक मिक्स अमीबी मिलकर जीव द्रव्य के लसलसे पिंड के रूप में चलते रहते हैं। मिक्स अमीबी जो होता है वो जीव द्रव्य के पिंड के रूप में क्या करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। इस समूह में जीव की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में संलयित नहीं होती हैं, इसलिए ये वास्तव में प्लाज्मोडियम नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकीय जो अवपंक होता है उसको प्लाज्मोडियम, हम लोग वास्तविक प्लाज्मोडियम, रियल प्लाज्मोडियम नहीं कह सकते बल्कि आभासी प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसमें प्रचलन के लिए कूटपाद होता है, ठीक है, कूटपाद का प्रयोग किया जाता है। आभासी प्लाज्मोडियम होने की स्थिति में एक समूह के जो सभी जीव होते हैं वो आपस में व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। व्यक्तित्व को बनाए रखने का तात्पर्य ये होता है कि जो जीव द्रव्य के जो पिंड होते हैं वो जब एक साथ चलते रहते हैं, ग्रुप में होके, समूह में होके चलते रहते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस होता है कि वो अपनी व्यक्तित्वता को नहीं खोते, मतलब वो अलग अलग ही होते हैं लेकिन ग्रुप में जुड़ के एक साथ कार्य करते रहते हैं। प्रतिकूल स्थिति के आगमन पर कुछ एमोबाइट कोशिकाएं जो होती हैं
वो क्या करती है, मिलकर एक फलनकाय फ्रूटिटिंग बॉडी जैसी संरचना बनाते हैं एवं अन्य कोशिकाएं बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन करती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो कोशिकाएं क्या करती है, फलनकाय फ्रूटिटिंग बॉडी जैसे, फलनकाय मतलब क्या होता है, जो फल के नीचे में जो संरचना होता है उसके जैसे संरचना का निर्माण करते हैं, और जो बाकी कोशिकाएं होते हैं वो बीजाणुओं द्वारा किस विधि से जनन करते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन की विधि से जनन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति के आने पर ये जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और स्वतंत्र अमीबीय कोशिकाएं जो होती हैं, जो स्वतंत्र कोशिकाएं होती है, उसके रूप में ये एक साथ संचित होकर अपने जीवन चक्रों को फिर से प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार के स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, श्रम विभाजन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्रम विभाजन से तात्पर्य क्या होता है कि ये समूह में रहते हैं और अपने अपने हिस्से का कार्य खुद के द्वारा ही उसको कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसमें किस टाइप की संरचना होती है, तो फलन संरचना होती है, और अन्य कोशिकाएं जो होती है वो बीजाणुओं के निर्माण के पश्चात क्या करते हैं, फिर से नए स्लाइम मोल्ड का निर्माण कर लेते हैं और विकसित कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राचीन कवक या फिर विकसित प्रोटिस्ट कहा जाता है। स्पोर रहता है, वो क्या होता है, जर्मिनेट करने के बाद डिवीज़न करता है, डिवीज़न के पश्चात मल्टीप्लिकेशन करता है। डिवीज़न मतलब होता है विभाजन, विभाजन के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक संख्या से अनेक संख्याओं में बंटना, द्विगुणित होना, है ना। हैप्लॉइड अमीबॉइड बॉडी होते हैं, फिर ये कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, वास्तविक स्यूडोप्लाज्मोडियम नहीं होते, ये आभासी होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अलग अलग व्यक्तित्व, जो इसमें जितने भी जीव होते हैं उनका अलग अलग व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। मतलब वो समूह में होने के पश्चात भी अपनी व्यक्तित्वता को नहीं खोते हैं और वो साथ में रह के कार्य करते हैं, और एक जो उनके जो जीव द्रव्य के पिंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ संलयित नहीं होते हैं। और इसकी जो बॉडी होती है, मैच्योर्ड जो बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, फलनकाय जैसा संरचना होता है, फ्रूटिटिंग बॉडी होता है। क्लियर। ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण से अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राचीन कवक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में कि प्राचीन कवक किसे कहा जाता है, तो औपंक जो कोशिकी औपंक कोशिकाएं जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राचीन कवक या फिर विकसित प्रोटिस्ट कहा जाता है। थर्ड है प्रोटोजोअन, प्रोटिस्ट या फिर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो ये प्राचीन नाम है, प्राचीन ग्रीक से लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोज मतलब होता है प्राचीन, पुराना, और जू मतलब होता है जुअन। देखो इसको क्या ग्रीक शब्द से लिया गया है प्रोटोजोआ को, और प्रोटोजोअन में क्या होता है, जो प्रोटोज होता है उसका मतलब होता है फर्स्ट मतलब होगा प्राचीन, और जुअन से मतलब होता है जंतु, एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे इसको क्या बोला जाता है, जो प्राचीन में सबसे पहले जो जंतु आए थे उनको किस में रखा गया है, प्राचीन जंतुओं का जो संघ होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ, जिसमें एक कोशिकीय जंतु को रखा जाता है। समूह के अंतर्गत आने वाले जंतु एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय विषमपोषी होते हैं। जो समूह में आते हैं उसमें क्या होता है, एक केंद्रकीय भी हो सकते हैं, उसके जो कोशिका होता है उसमें बहुत सारे केंद्रक भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ नाम गोल्डफश द्वारा दिया गया था। गोल्डफश जो थे वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1820 में प्रोटोजोआ संघ का नाम प्रस्तावित किया था। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत लगभग 80,000 जातियां आती हैं। उनके लक्षण कौन कौन से हैं, तो ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, 0.001 mm से 0.5 mm तक या फिर 5.0 mm तक। स्वतंत्र जीवी होते हैं या सहजीवी, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और परजीवी, तीनों प्रकार के जीव एक साथ हो सकते हैं। एक कोशिकीय शरीर का जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बाह्य द्रव्य तथा अंतरा द्रव्य में विभेदित होता है। मतलब जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है, दोनों अलग अलग संरचनाएं प्रदर्शित करती है। प्रचलन कूटपाद पक्षमों या फिर फ्लैजिला के द्वारा होता है।
इसमें प्रचलन की क्रिया जो होती है प्रोटोजोन्स में वो किस माध्यम से होती है? कूटपाद द्वारा भी हो सकता है, पक्ष्म मतलब सीलिया के द्वारा भी होता है, और कसाबिका फ्लैजिला के माध्यम से भी होता है। इसमें जो जीव द्रव्य होती है रसधानियाँ, जैसे भोजन रसधानियाँ एवं संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती है। इसके जो जीव द्रव्य होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, अलग अलग रसधानियाँ मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और उस रसधानियों को अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे तो भोजन रसधानियाँ होता है ना, और क्या हो, संकुचनशील रसधानियाँ, अलग अलग रसधानियाँ एक ही कोशिका में इसके जीव द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। ये एक केंद्र की या बहुत बहु केंद्र की हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय निर्मित संरचना है, इसलिए इसके केंद्र जो इसमें केंद्रक होता है वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। संकुचनशील रसधानी जो होते हैं वो मृदु जलीय प्रोटोजोआ में ही पाया जाता है। मृदु जलीय मतलब होता है जो पीने का पानी हम लोग यूज़ करते हैं, उन स्थानों पर जो प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, संकुचनशील रसधानियाँ प्रेजेंट होता है। तथा जो कोशिका होती है वो शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करती है। उनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, जल को नियंत्रण, शरीर जो उनका बॉडी होता है उनमें वाटर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं किसमें प्रेजेंट, जो पीने के पानी वाले स्थानों पर प्रेजेंट होते हैं। इस समुदाय के जो जीव होते हैं कलिकायन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, कभी कभी संयुग्मन के द्वारा प्रजनन करते हैं। इस समुदाय में लगभग सभी प्रकार का प्रजनन की क्रिया होती है। मतलब कलिकायन मतलब बडिंग के माध्यम से, बर्ड के द्वारा एक उभार निकल कर भी प्रजनन किया जा सकता है। द्विविखंडन मतलब जो शरीर होता है वो दो भागों में बढ़ जाने से क्रिया से भी क्या होता है, उनमें प्रजनन होता है। बहुविखंडन दो भागों में जो विभाजित होता है उसको द्विविखंडन बोलते हैं। बहुत सारे भागों में विभाजित होता है उसको बहुविखंडन बोलते हैं। और क्या क्या कभी कभी जो लैंगिक प्रजनन या फिर संयुग्मन भी जिसको बोलते हैं, जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है और संयुग्मन की क्रिया के पश्चात जायगोट का फॉर्मेशन होता है, इस क्रिया के माध्यम से भी इसमें प्रजनन होता है। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में इस समुदाय के जीवों को प्रचलन अंगों एवं अन्य लक्षणों के आधार पर, जो इनमें प्रचलन अंग होते हैं है ना, उनके आधार पर इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वर्ग 1 जू फ्लैजिलेट्स। इसमें क्या होता है, प्रचलन के लिए एक या अधिक चाबुक सदृश कशाबिकाएं पाई जाती है, रस्सी समान इस टाइप की संरचनाएं होती है। कि एक भी हो सकती है, इसकी संख्या एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। इनमें कूटपाद मौजूद रहता है और नहीं भी। किसी किसी जीव में क्या होता है, कूटपाद मौजूद होता है। जो जीव होती है वो किसके समान संरचना प्रदर्शित करती है, तो युग्लिना के समान संरचना प्रदर्शित करती है और पर्णहरिम रहित होती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। इसे में विषम पोषी पोषण, अवशोषण एवं भक्षण की क्रिया होती है। इसमें भोजन का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है, विषम पोषी होता है। जो फ्लैजिलेट्स में अवशोषण होता है वो खींचने और चूसने का कार्य करता है, या फिर भक्षण मतलब अचानक से क्या करना, झपटने की क्रिया के द्वारा इनमें खाने का जो खाना होता है वो बॉडी के अंदर जाता है। ये निश्चित आकृति वाले होते हैं, मतलब इनकी जो आकृति होती है, शेप जो होती है, साइज जो होती है वो निश्चित होती है। ये लंबवत विखंडन की क्रिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इनमें क्या होता है, इस प्रकार लंबवत विखंडन होता है और इस माध्यम से ये क्या करते हैं, नए जीवों का विकास कर लेते हैं। जीव जो होते हैं वो स्वतंत्र जीवी या परजीवी और सहजीवी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जू फ्लैजिलेट्स, इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो हम लोग ट्रिपोनोसोमा, लिस्मानिया, ट्राइकोनिम्फा आदि टाइप के जो जीव होते हैं उनको हम लोग इसका उदाहरण मान सकते हैं। किसका, जू फ्लैजिलेट्स का। ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं वो कशेरुकीय के जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उनके जो आहार नाल होती है, उनकी आहार नाल में रक्त में पाया जाता है तथा निद्रा रोग का जनक होता है। जू फ्लैजिलेट्स में जो जीव आते हैं, जो ट्रिपेनोसोमा नाम है जिसका, वो कहाँ पाया जाता है, कशेरुक जंतु जो होते हैं उनके आहार नाल में प्रेजेंट होते हैं, आहार नाल में प्रेजेंट होते हैं, रक्त के तथा रक्त में प्रेजेंट होते हैं। और जो जंतु होते हैं उनमें निद्रा रोग का जनक होता है, निद्रा रोग के जनक का कार्य करता है। इसका जो संक्रमण होता है वो मक्खी, इसे टेशे नाम का जो मक्खी होता है उसके द्वारा फैलता है। इसका जो संक्रमण होता है उसके किसके माध्यम से फैलता है, टेसे फ्लाई जो होता है, टेसे मक्खी उसके द्वारा फैलता है। लिस्मानिया जो होता है काला ज्वर, ब्लैक
ब्लैक फीवर रोग फैलाता है जो कि बालुई मक्खी के द्वारा संचारित होता है। इनका जो संक्रमण का कार्य कौन करता है, माध्यम का कार्य कौन करता है, इन मक्खी के द्वारा होता है। ट्रिपेनोसोमा का जो होता है, ट्रिपेनोसोमा वो किसके द्वारा संक्रमित होता है, तो टेसेटेशियम फ्लाई के द्वारा। और जो काला ज्वार होता है जो लिस्मानिया से होता है, वो इसका माध्यम कौन होता है, तो जो सैंडी फ्लाई होता है, बालुई मक्खी, उसके द्वारा संचारित होता है। ट्राइकोनिम्फा जो होते हैं वह सहजीवी के रूप में कीटों के आहार नाल में रहते हैं। कौन, तो ट्राइकोनिम्फा सहजीवी के रूप में होते हैं, कीटों के आहार नाल में मौजूद होते हैं और सेल्यूलोज को पचाने वाला प्रकीर्ण उत्पादित करते हैं। इसमें क्या, कीट जो होते हैं वो अगर हरे पौधे, पेड़ पौधे से कुछ ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें से जो सेल्यूलोज उनकी बॉडी में जाता है उनको पचाने का कार्य कौन करता है, पचाने के लिए प्रकीर्ण उत्पादित करता है, एंजाइम्स का उत्पादन करता है एवं बदले में पोषण पदार्थ प्राप्त करता है। इसके बदले में क्या करता है, अपना पोषण करता है, अपना पेट किसके साथ भरता है, वो सेल्यूलोज को पचाता है, एंजाइम देता है, एंजाइम उत्पादित करता है, उसके पश्चात बदले में पोषण प्राप्त कर लेता है। वर्ग 2 है सार्कोडाइन्स। ये क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। पहला वर्ग क्या था, जूफ्लेजलेट्स, है ना, इसमें 3 प्रकार के जीव पढ़े हम लोग। अब देन उसके बाद देखते हैं वर्ग 2 क्लास 2 सार्कोडाइन्स। ये क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। प्रचलन जो होता है वो कूटपात के माध्यम से होता है। आकार जो होते हैं वो सामान्यतः परिवर्तनशील होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो क्या हो जाता है, चेंज। ये जो जीव होते हैं, इनमें जो प्रेजेंट जीव होते हैं वो अपनी आकार में चेंजेस कर सकते हैं। इसके शरीर पर क्या होता है, पेलिकल नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ सार्कोडाइन्स के चारों तरफ सिलिका का कवच स्त्रावित होता है। इनका शरीर पर पेलिकल मतलब जो कोशिका, जो भित्ति का एक पेलिकल का जो आवरण पाया जाता है बाकी कोशिकाओं में, वो क्लास 2 सार्कोडाइन्स के सदस्यों में नहीं पाया जाता है पेलिकल का आवरण। और इसमें क्या होता है, सिलिका का कवच स्त्रावित होता है। कुछ सार्कोडाइन्स जो होते हैं वो एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ सार्कोडाइन्स होते हैं, कुछ सार्कोडाइन्स के ऐसे सदस्य होते हैं जो एंट अमीबा हिस्टोलिका के परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। प्रतिकूल स्थिति निर्मित होने पर इनमें कसाबिकाएं जो होती है वो शीघ्र प्रचलन हेतु बन जाती है। इसमें कसाबिकाओं का निर्माण कब होता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है और जब इनको शीघ्र प्रचलन करना होता है तब इनमें जो कसाबिका होती है वो आ जाती है। उदाहरण देखेंगे तो वर्ग 2 सार्कोडाइन्स का उदाहरण है अमीबा, एंट अमीबा आदि। वर्ग 3 है स्पोरोजोआ। क्लास 3 स्पोरोजोआ। इसका जो होता है, इसमें जो प्रचलन अंग होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सभी जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। जो जीवन चक्र होता है वो बीजाणु जनन द्वारा होता है। जो जीवन चक्र आगे बढ़ता है, इसका जनन कैसे होता है, तो जीवाणुओं के निर्माण से होता है। कायिक अवस्था में अमीबा की तरह ही दिखाई देता है, मतलब इसका जो संरचना होता है वो कैसा दिखाई देता है, तो अमीबा के भांति ही दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस प्लाज्मोडियम नामक स्पोरोजोआ की जातियां मनुष्य में। ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो मनुष्यों में किस रोग का कारक होता है, तो मलेरिया का कारक होता है, जो कि अपना जीवन चक्र मनुष्य तथा मच्छर में दोनों में एक रहकर पूरा करता है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। अच्छा, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा जो जीव है वो मलेरिया रोग का कारक है, ये अधिकतर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमको पता है कि प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, जो वर्ग 3 स्पोरोजोआ नामक क्लास से लिया गया, प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ क्लास से लिया गया है। प्लाज्मोडियम नामक जो जीव होता है वो किसका रोग कारक होता है, मलेरिया रोग का रोग कारक होता है। और ये क्या करता है, अपना जीवन 2 जगहों में रहकर, 2 जीवों में रहकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। पहला होता है मच्छर और दूसरा होता है मनुष्य। तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका जीवन चक्र देख लीजिए। मनुष्य जो होता है वो प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है। प्राइमरी होस्ट कौन होता है, मनुष्य। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में इसकी एमीबॉइड अवस्था पाई जाती है। मनुष्य का जो लाल रक्त कणिका होता है, रेड ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल, उसमें एमीबॉइड अवस्था में कौन पाया जाता है, तो इसकी प्राथमिक अवस्था होता है यह मनुष्य के लाल रुधिर कणिका में
एमोबाइड अवस्था में पाया जाता है, जिसमें अगुणित रचना गैमेटोसाइट्स पैदा होती है। गैमेटोसाइट्स बोलते हैं जिसको, गैमेटोसाइट के रूप में पैदा होती है। मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसती है तब परजीवी रक्त के साथ मच्छर के आमाशय में पहुंच जाता है। पहला किस में होता है? मनुष्य में होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है। इसमें कैसा होता है? एमोबाइड अवस्था में होता है। और क्या करता है? ये हैप्लॉइड रचना में रहता है ना। जो अमीबाइड अवस्था होता है वो कैसा संरचना होता है? तो वो हैप्लॉइड संरचना होता है। और हैप्लॉइड संरचना होने के कारण क्या करता है? गैमेटोसाइट्स का, गैमेट्स का निर्माण करता है। जो हैप्लॉइड होता है वो गैमेट के जैसा कार्य करता है। क्लियर? उसके पश्चात क्या होता है? जब मनुष्य के रक्त को कौन चूसता है? लाल रुधिर कणिका चूसता है। तो ये जो परजीवी होते हैं वो उसके खून के माध्यम से, रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है? मादा मच्छर में पहुंच जाता है। इसको जब परजीवी रक्त के साथ कहाँ पहुंच जाता है? मच्छर के आमाशय में पहुंच जाता है तथा विकसित होकर वहाँ पे क्या कर इस युग्मक का निर्माण करता है ना। युग्मक मतलब होता है गैमेट, जिसमें नर और मादा युग्मक क्या करते हैं? निषेचन करते हैं, संलयित होकर क्या करते हैं? जायगोट का निर्माण कर लेते हैं, जो कि आमाशय की दीवार में सिस्ट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जो आमाशय होता है मक्खी का, मादा मक्खी का, उसके जो दीवार होती है उसमें सिस्ट के रूप में जो जायगोट होता है वो स्थित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है ना सिस्ट के रूप में। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक कड़ी संरचना होती है ना। आपको पहले ही पता है, इसके पहले हम लोग सिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पुटी भवन बोलते हैं। सिस्ट से अनेक स्पोरोजाइट्स बनते हैं जो कि मच्छर की लार ग्रंथि में एकत्रित हो जाते हैं। जो सिस्ट होता है उससे क्या बनते हैं? स्पोरोजाइट्स बनते हैं, जो वो रक्त के साथ कहाँ पहुँच जाता है? लार ग्रंथि में पहुँच जाता है। जब इस प्रकार मादा एनाफिलिस जो मच्छर होती है, वो मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसण करती है तो लार के माध्यम से वो कहाँ पहुँच जाती है? मनुष्य में फिर से पहुँच जाती है। और क्या होता है? अमीबाइड अवस्था में परिणत हो जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में इनका बार बार विखंडन होता है, हैप्लॉइड कोशिका में होते हैं, और इनमें विभाजन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? इनका जो जहरीला पदार्थ होता है वो रक्त में मिलता जाता है। देखो ये क्या होता है? पहले मनुष्य में थी, किसमें? एमोबाइड अवस्था में थी, हैप्लॉइड माध्यम में थी। फिर जब इसको मनुष्य को मच्छर ने काट लिया, मादा एनाफिलिस मच्छर ने, तो क्या किया? वो रक्त के साथ कहाँ पहुँच गई? मादा एनाफिलिस मच्छर के आमाशय में पहुँच गई, वहाँ पे सिस्ट के रूप में उसके आमाशय में विद्यमान हो गई। उसके बाद क्या हुआ? स्पोरोजाइट्स गैमेट्स के रूप में वो क्या किया? रूपांतरित करते गया बहुत सारा, और उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया? मच्छर के लार में पहुँच गया। जब उस मच्छर ने, मादा एनाफिलिस नामक जो मच्छर थी जिसके लार में क्या था? परजीवी था, वो कहाँ चला गया? अब वो स्वस्थ मनुष्य को काट दी, तो स्वस्थ मनुष्य को काटने के पश्चात उसके रक्त में वो जो था वो चला गया, गैमेट्स जो था वो चला गया, और वो जो गैमेट्स था वो बार बार विखंडन करने लगा और अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लिया। अपनी संख्या में वृद्धि करने के पश्चात क्या हुआ? ये एमोबाइड अवस्था में परिणत होने लगा और जहरीला जो पदार्थ था वो रक्त में उसका मिलता गया, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया? ठंड लगकर कपी के साथ, फिर उसका जो जहर था उसके फैलने के कारण बॉडी में क्या हुआ? ठंड लगना शुरू हुआ, ठंड बढ़ गया, कोल्ड जो था वो बढ़ गया बॉडी के अंदर में, और उसके साथ साथ क्या हो गया? तेज बुखार आ गया कपकपी के कारण, जिसे क्या बोलते हैं? मलेरिया का बुखार बोलते हैं। आप इसको एक साइकिल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। फिर है वर्ग 4 क्लास 4 सिलिएटा। सिलिएटा क्या होता है? इस वर्ग के जीव में जो सिलिया यानी सिलिएटा से, जो अगर हम लोग नाम से ही देखें तो सिलिया से परिणत हुआ है सिलिएटा। इसमें क्या होता है? सिलिया है ना। सिलिया क्या होता है? चलने के लिए प्रचलन अंग का कार्य करता है। पक्षमा पूरे शरीर या इसके कुछ भागों पर पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दो असमान स्वभाव वाले, इनकी जो कोशिका होती है ना वो कैसे होती है? दो असमान स्वभाव वाले केंद्रक उपस्थित होते हैं। जो केंद्रक होते हैं वो असमान होते हैं, मतलब दोनों में समानता नहीं होती। दो केंद्रक होते हैं, तो एक केंद्रक को क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूक्लियस गुरु केंद्रक, तथा छोटा केंद्रक जो होता है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस लघु केंद्रक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों असमान होती है, एक बड़ा होता है इसलिए गुरु केंद्रक मैक्रो न्यूक्लियस, एक छोटा होता है इसलिए इसको बोलते हैं लघु केंद्रक माइक्रो न्यूक्लियस। इनके शरीर में क्या होता है? पेलिकल जो होता है, पेलिकल का आवरण मौजूद होता है इनकी शरीर में। गुरु केंद्रक में स्पष्ट गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनके इसमें क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ गुच्छों के रूप में उपस्थित होती है। जो गुरु केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं?
स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो किस माध्यम में होती है, गुच्छों के रूप में होती है। यह शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जो गुरु केंद्रक होता है। प्रजनन से संबंधित समस्त सक्रियता का निर्धारण लघु केंद्रक के द्वारा होता है। इसमें गुणसूत्र के विशेष सेट पाए जाते हैं। इस वर्ग के सामान्य उदाहरण के रूप में यदि देखेंगे तो पैरामीशियम आता है, इसको प्रमुखता से लिया गया है। यह चप्पल यानी स्लीपर के आकार का होता है। इसके शरीर का अगला सिरा जो होता है वो गोल तथा पिछला सिरा जो होता है वो कुछ नुकीला होता है। इसके शरीर का कोशिका द्रव्य जो होता है वो परिधीय पारदर्शक होता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है परिधीय पारदर्शक होता है। मतलब जो एक्टो बाहरी और जो जीव द्रव्य होता है दो भागों में विभेदित होता है। जो बाहरी एक्टोप्लाज्म जिसको प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में विभेदित होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म जो होता है वो पारदर्शी होता है और एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। और जो एंडोप्लाज्म होता है वो आंतरिक संरचना होता है और दानेदार संरचना के रूप में दिखाई देता है। बाह्य द्रव्य का सबसे बाहरी स्तर पेलिकल का होता है। यह जंतु के आकार का निर्धारण करता है। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो जंतु के आकार का निर्धारण करता है। पेलिकल के नीचे बाह्य द्रव्य में अनेक छोटे छोटे षटभुजीय गड्ढे दिखाई देते हैं। नीचे जो निचला हिस्सा होता है उसमें षटभुजीय गड्ढे दिखाई देते हैं इस प्रकार के। बहुत सारे होते हैं ये, जिनमें ट्राइकोसिस्ट खुलता है। प्रत्येक गड्ढे में से एक क्रोमक या पच्छाव लगा होता है। गुरु केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, वर्धिक केंद्रक होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस के जैसे कार्य करता है। मतलब इसमें आनुवांशिक जो संरचनाएं होती है वो कम मात्रा में होती है और प्रजनन के लिए ये कार्य नहीं करता है। लघु केंद्रक को जनन केंद्रक भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अंतर्द्रव्य जो होता है, एंडोप्लाज्म जो होता है मतलब अंदर में जो जीव द्रव्य पाया जाता है इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, इसको बोलते हैं एंडोडर्म, जिसके मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटे न्यूक्लियस को बोलते हैं लघु केंद्रक और बड़े न्यूक्लियस को बोलते हैं गुरु केंद्रक। जो लघु केंद्रक होता है वो क्या होता है, जनन इकाई होता है, जनन केंद्रक के जैसे कार्य करता है। और जो गुरु केंद्रक होता है वो वर्धी केंद्रक के जैसे कार्य करता है। इनमें जो राजधानियाँ होती है, फूड वैक्यूल्स, संकुचनशील राजधानियाँ आदि होते हैं। इसके जो आंतरिक सतह होती है, वेंट्रल सरफेस जो होता है, निचली वाला जो सतह होता है वो क्या होता है, अगले सिरे पर एक तिरछी मुख खाई होता है, गुहा होता है। जिससे क्या होता है, गुहा होने के कारण जो एक गोल कोशिका मुख में खुलती है। साइटोसोम में एक गुहा जो होता है वो कहाँ खुलती है, एक गोल संरचना में खुलती है। कोशिका मुख से शुरू होकर एक संकीर्ण एस के आकार की नली जो अंतर्द्रव्य में जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, जो अंतर सतह होती है वहाँ से एक गुहा खुलती है जो अंतर जाके खुलती है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका जो मुख, उसको कोशिका मुख बोलते हैं। कोशिका मुख से शुरू होकर एक नली जाती है, एस नली, एस आकार की नली होती है जो अंतर्द्रव्य में जाकर खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका ग्रसनी कहते हैं। कोशिका ग्रसनी सिर्फ बाईं तथा पिछली दीवार पर ही रोमक या सिलिया के निचली कतार निश्चित कतार में होते हैं। मुख खाई के कुछ पिछला जो भाग होता है उसमें क्या होता है, बिना पचा हुआ भोजन मुख गुहा के जो पिछले भाग होता है उसमें से बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम जो होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान पेलिकल के द्वारा जो जल संतुलन तथा उत्सर्जन संकुचनशीलता के राजधानियों द्वारा प्रचलन रोक में के द्वारा होता है। जो इसमें क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है उसमें क्या होता है, पेलिकल के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है और क्या होता है, जल संतुलन तथा उत्सर्जन संकुचनशील राजधानियों द्वारा होता है। प्रचलन जो होता है वो पक्षमों सिलिया के माध्यम से होता है। यह अपने पक्षमों सिलिया के माध्यम से क्या करता है, 2 मिलीमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रचलन करता है। इसके शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षा हेतु विशेष अंग होता है। प्रतिरक्षा मतलब क्या, सुरक्षा के लिए इसके आवरण के लिए एक अंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिट्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकोसिट्स जो होता है वो भाले या बर्फी की समान रचना होता है जो शिकारी के पास आने पर तेजी से निकलता है। जब शिकारी पास आता है मतलब उसको किसी चीज़ से डर होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, वो एकदम अचानक से बाहर आता है और शिकारी को भेद देता है जिससे वह मूर्छित हो जाता है तथा इस प्रकार के पैरामीशियम अपनी रक्षा करने में सफल हो जाता है। पैरामीशियम का चित्र कैसा होता है, देखिए ये निचली संरचना है जिसमें सिलिया होती है। ऊपरी संरचना जो होती है वो गोल होती है, निचली संरचना जो होती है वो क्या होती है,
नुकीला होता है ना। इसमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्या होता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, पेलिकल, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म ये बाहरी संरचना, एंडोप्लाज्म ये हो गया ट्राइकोसिस्ट जो होता है। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, सुरक्षा आवरण होता है किसका, तो पैरामीशियम का। काउडल डक्ट होता है जहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है अपचन भोजन। मेगा न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं पैरामीशियम का। और मेगा न्यूक्लियस जो होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टिसाइल वैक्यूल होता है, सिलिया पाया जाता है। ओरल ग्रीव, यहाँ से क्या होता है, एक खाई होता है जिससे खाना जो होता है वो अंतर ग्रहण किया जाता है पैरामीशियम के द्वारा। फिर क्या होता है, साइटोसोम में जाता है, यहाँ पे ग्रसनी कहा जाता है इसको। यहाँ पे होता है फूड वैक्यूल्स। क्लियर। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन के माध्यम से होता है, तथा जो लैंगिक जनन होता है वो संयुग्मन के माध्यम से होता है। अलैंगिक जनन किसके माध्यम से बोल रहे हैं, तो द्विविभाजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन होता है वो गैमेट के निर्माण के पश्चात गैमेट के जुड़ने के कारण होता है। लगातार अलैंगिक विभाजन करते रहने से जो पैरामीशियम का जो पीढ़ी होता है उसमें क्या होता है, कमजोर तथा छोटी होने लगती है, जो कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी ओजता को, मतलब अपने शारीरिक की स्थिति को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। संयुग्मन के समय 2 पैरामीशियम पास आकर मुख के पास संयुग्मित हो जाते हैं और अलग होने के पूर्व, जब मुख, जहाँ से मुख खुलता है उसका, है ना, ओरल जो ग्रीव होता है उसे संयुग्मित हो जाते हैं और उसके दूर होने के पूर्व क्या करते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली कर लेते हैं। इस समय द्विगुणित जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, द्विगुणित माइक्रोन्यूक्लियस मतलब छोटा जो लघु केंद्रक होता है वो द्विगुणित होता है, 2 एंड डिप्लॉइड अवस्था में होता है। वो क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 अगुणित केंद्रक बना लेते हैं। इसमें से जो 3 होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और एक केंद्रक जो होता है वो बच जाता है। वो क्या करता है, विभाजित होकर एक बड़ा तथा एक छोटा केंद्रक का फॉर्मेशन कर लेता है, उसका निर्माण कर लेता है। जो छोटा केंद्रक होता है वो नर युग्मक की तरह व्यवहार करता है और जो बड़ा केंद्रक होता है वो मादा युग्मक की तरह व्यवहार करता है। नर युग्मक जो होता है वो क्या करता है, दूसरी कोशिका में जाकर इसके केंद्रक से संयुग्मित हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, जो पैरामीशियम में गुरु केंद्रक होते हैं वह विघटित होकर समाप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अब प्रत्येक पैरामीशियम के संयुग्मित जो केंद्रक होते हैं, संयुग्मित केंद्रक मतलब जो जुड़े हुए केंद्रक होते हैं, वो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बना लेते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन के पूर्व क्या करते हैं, 8 केंद्रक बना लेते हैं, जिसमें से 4 बड़े होते हैं और 4 छोटे होते हैं। इसके बाद दोनों पैरामीशियम विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाएं बना देते हैं। जब इसके बाद दोनों पैरामीशियम जो होते हैं, 2 पैरामीशियम बन गए, 2 पैरामीशियम से क्या होता है, 4 संतति कोशिकाएं बना देते हैं तथा प्रत्येक में एक बड़ा तथा एक छोटा केंद्रक आ जाता है। संयुग्मन के अंत में क्या होता है, 8 संतति पैरामीशियम बनते हैं। जब संयुग्मन होता है, कंजुगेशन होता है, तो इससे क्या बनते हैं, 8 पैरामीशियम बनते हैं। पैरामीशियम की कई पीढ़ियों तक किसी कारणवश लैंगिक जनन अगर संभव नहीं हो पाता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थों के अदला बदली जो होते हैं, लैंगिक जनन से ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों का अदला बदली होता है और इससे उनका ओजता बढ़ता है। परजीवी प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, निद्रा रोग होते हैं। निद्रा रोग किसके द्वारा होते हैं, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ा था। ल्यूकोरिया होता है ट्राइकोनोमोनास येजेनेलिस के कारण, काला ज्वर होता है लिस्मेनिया डोनोवेनी के कारण, और माइल्ड डायरिया होता है जियार्डिया इंट्रोसिस्टनेलिस के कारण। सहजीवी प्रोटोजोआ, सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ, 2 जीवों को परस्पर फायदे के लिए एक साथ रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहजीविता कहलाती है। एक दूसरे के फायदे के लिए ना, दोनों को फायदा होता है, इसको क्या कहते हैं, संलग्न जीव या सहजीवी कहते हैं। प्रोटोजोआ की कुछ जो जातियां होती है वो सहजीवा के रूप में अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है, जैसे कि दीमक टर्मटाइज की आहार नाल जो होती है उसमें ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटोजोआ सहजीवी के रूप में दीमक के आहार नाल में ट्राइकोनिम्फा नामक जो प्रोटोजोआ होता है वो सहजीवी के रूप में होता है। यह प्रोटोजोआ होता है वो क्या करता है, सेल्यूलोज को विघटित करने का कार्य एंजाइम का निर्माण करके दीमक को उपलब्ध कराता है तथा बदले में उससे भोजन तथा जीवित रहने हेतु स्थल प्राप्त करता है।
उसमें कहाँ रहता है, दीमक के आहार नाल में रहता है, और आहार नाल में रहने के कारण क्या करता है, उससे वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, और क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है और रहने के लिए स्थान प्राप्त कर लेता है, और उसको क्या देता है, बदले में सेल्यूलोज को विघटित करने वाला एंजाइम बना के देता है। इस प्रकार दीमक को लकड़ी खाने तथा उसे शीघ्रता से पचाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रोटोजोआ के फ्लैजिलेट्स या फिर सिलिएटेट्स जो होते हैं, समूह होते हैं, उनके कुछ सदस्य जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पशुओं के प्रथम आमाशय रुमेन में उपस्थित होते हैं, और क्या करते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन का पाचन करके उनका पाचन करते हैं और उनको सरल अणुओं में बदलने की क्रिया करते हैं, जिसे क्या होता है, पशु अवशोषित कर लेता है। और क्या करता है, इससे सहजीविता में एक बात आवश्यक हो जाती है कि आहार नाल या आमाशय जैसे स्थलों में सहजीवी स्वरूप में रहने वाले जीव जो होते हैं वह अवायवीय श्वसन कर सकते हैं। मतलब वायु, हम लोग क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, वायु के माध्यम से श्वसन करते हैं, है ना। इन लोग क्या करते हैं, अब आहार नाल में उपस्थित है या फिर आमाशय में उपस्थित है, वहाँ पे वायु का पहुँचना मुश्किल होता है, तो इन लोग क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करके जीवित रह सकते हैं। ये जो जीव होते हैं वो भोजन की ऊर्जा का 5% स्वयं उपयोग करते हैं और 95% ऊर्जा का उपयोग पोषक जीव के द्वारा किया जाता है। इस तरह की सहजीविता की एक और विशेष बात होती है कि यह कि अवायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा, कुछ मात्रा में ऑक्सीकरण होता है जो भोजन होता है उसका, और पूरा नहीं हो पाता है, तथा भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो अपेक्षाकृत सरल यौगिकों में बदल दिए जाते हैं। इन्हीं सरल यौगिकों को पोषक जीव वायवीय श्वसन के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है तथा ऊर्जा प्राप्त कर स्वयं का जीवन यापन करता है। फिर है परजीवी प्रोटोजोआ। परजीवी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परजीवी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समूह के कुछ जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं, कुछ जो जीव होते हैं परजीवी। तो सहजीवी में क्या पढ़े हम लोगों ने, फ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स समूह के कुछ सदस्य। परजीवी प्रोटोजोआ में क्या होता है, ये एक दूसरे के सजीव से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीविता के क्रम में पोषक जो होते हैं वो बीमारी का शिकार अर्थात रोगी हो जाता है ना। उसमें क्या होता है, परजीविता के क्रम में जो पोषक होता है वो क्या करता है, रोग कारक हो जाता है और शिकार होता है, रोगी हो जाता है। प्रोटोजोआ के सभी वर्गों में कुछ जो जीव होते हैं वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वर्ग स्पोरोजोआ के प्रायः सभी जीव दूसरे जीव पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। स्पाइरोजोआ जो समूह होते हैं उसके जो जीव होते हैं वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, परजीवी प्रोटोजोआ वर्ग भी कहते हैं। किसको, स्पाइरोजोआ को। ऐसे परजीवी में उसके शरीर के चारों तरफ आवरण पाया जाता है, क्या होता है, उसको पेलिकल बोलते हैं, जो पोषक के शरीर में उसमें स्त्रावित होने वाले, उसमें सिक्रेट होने वाले एंजाइमों को प्रतिरक्षा करता है, एंजाइमों से प्रतिरक्षा करता है। और परजीवी का जीवन चक्र देखो, जो पेलिकल होता है वो किसका निर्माण करता है, वो एंजाइमों का सिक्रेट करता है और किसके प्रतिरक्षा का कार्य करता है। परजीवी का जो जीवन चक्र होता है वो दो जीवों में पूर्ण होता है। एक जीव वाहक का कार्य करता है और दूसरा जो जीव होता है वो पोषक का कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है उसको लिया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में स्थापित करने के लिए किसका कार्य करता है, वाहक का कार्य कौन करता है, मादा एनाफिलिस मच्छर जो होती है वो वाहक का कार्य करती है। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है पेचिस का जनक होता है। पेचिस जो बीमारी होता है उसका जनक जो होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा जिंजीवेलिस यानी पायरिया जो बीमारी होता है उसका जनक कौन होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियनस जो होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियनस जो प्रोटोजोआ होता है वो निद्रा रोग का जनक होता है। ट्राइकोमोनास जो होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो होता है वो वेजाइना में संक्रमण का जनक होता है। सहजीवी प्रोटोजोआ और परजीवी प्रोटोजोआ के साथ हमारा जो संघ है प्रोटोजोआ संघ, किंगडम प्रोटोजोआ, वो अध्याय समाप्त होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और इस चैप्टर के माध्यम से
एक दो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या होगा, किसी भी संघ का एक जीव उठा के दिया जाएगा, उसके बारे में उसका सिम्टम्स बताना होगा, लक्षण बताना होगा, प्रजनन और पोषण बताना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें ये पूछ सकता है सहजीविता किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, उनके उदाहरण पूछ सकता है। तीसरा चीज़ पूछ सकता है कि मलेरिया जो रोग होता है उसमें जो जीव होते हैं, मतलब जो रोगजनक होता है उसका जो जीवन चक्र होता है वो कैसे पूर्ण होता है और कितने चक्रों में पूर्ण होता है। ऐसे ही कुछ और आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिजिक्स शिक्षा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।